नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी सोच पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। आपने शायद ये शब्द सुना हो। हाँ, बिल्कुल सुना है। इकिगाई यानी जीने की वजह। सही कहा। वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं, है ना? ये सारी बातें हमें मिली हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब से, जिसका नाम है इकिगाई, दीर्घ और सुखी जीवन का जापानी रहस्य। काफी पॉपुलर किताब है ये। हाँ, बहुत चर्चित रही है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताती, बल्कि असल जिंदगियों से उदाहरण लेती है। हाँ वही, किताब हमें जापान के कुछ खास इलाकों में ले जाती है, जैसे ओकिनावा। इन्हें ब्लू जोन भी कहते हैं। ब्लू जोन, हाँ, ये वो जगह है दुनिया में जहाँ लोग आमतौर पर ज्यादा लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। ओकिनावा उनमें से एक है। बिल्कुल। तो किताब में वहाँ के शतायु लोगों के इंटरव्यूज हैं, उनकी जीवन शैली का जिक्र है। देखते हैं उनसे क्या सीखा जा सकता है, क्या खास है उनकी जिंदगी में। बिल्कुल। और देखिए, इकिगाई का जो असली मतलब है ना, वो किसी बहुत बड़ी वर्ल्ड चेंजिंग कामयाबी में नहीं छिपा है। अच्छा। हाँ, बल्कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में खुशी और मायने ढूंढने में है। किताब यही बताती है कि ओकिनावा के लोग इसी फिलॉसफी के साथ जीते हैं। उनके पास जीने का एक मकसद होता है, एक पर्पस। पर्पस, उद्देश्य। बिल्कुल। तो शायद यही उनके इतने लंबे और संतुष्ट जीवन का एक बड़ा राज है। काफी हद तक किताब तो यही कहती है, ये उनकी पूरी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। तो फिर क्या है वो राज? ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के पीछे क्या कारण बताए गए हैं किताब में? कुछ खास बातें होंगी जरूर। हाँ, कई चीजें हैं। किताब कुछ मुख्य स्तंभों की बात करती है। पहला तो है उनका खान पान। खान पान कैसा? बहुत ही संतुलित, ज्यादातर पौधे आधारित, मतलब सब्जियां, फल, अनाज, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू। मांस और मछली खाते हैं पर कम मात्रा में, और प्रोसेस्ड फूड, चीनी, वो सब तो बहुत ही कम। अच्छा, और वो हारा हाशिबू वाली बात भी है शायद, मैंने पढ़ा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। हारा हाचीबू, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है जानबूझकर पेट सिर्फ 80% तक भरना, मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना। सिर्फ 80%? ऐसा क्यों? माना जाता है कि इससे आपके पाचन तंत्र पर कम बोझ पड़ता है, शरीर को खाना पचाने में कम मेहनत लगती है, कैलोरी इनटेक भी कंट्रोल में रहता है। शायद ये भी उनकी लंबी उम्र का एक फैक्टर है। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात लगती है। अच्छा, खान-पान के अलावा और क्या? दूसरा अहम पहलू है निरंतर हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि। वो जिम जाकर घंटों पसीना बहाने वाले टाइप की कसरत नहीं। तो फिर कैसी? रोजमर्रा के कामों में शामिल, जैसे बागवानी करना, टहलना, उठना बैठना। उनके कल्चर में ताई ची या रेडियो ताइसो जैसी हल्की एक्सरसाइज भी शामिल है। मतलब शरीर लगातार चलता रहता है, पर उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। धीमी और निरंतर गतिविधि, ये भी समझ आता है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, मजबूत सामाजिक संबंध। वहां मोई का कॉन्सेप्ट है। मोई? ये क्या होता है? मोई एक तरह का पारंपरिक सोशल सपोर्ट ग्रुप होता है। बचपन से ही लोग कुछ दोस्तों का एक ग्रुप बना लेते हैं, जो जिंदगी भर एक दूसरे का सामाजिक, भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक रूप से भी साथ देते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक बिल्ट इन सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। अकेलापन महसूस नहीं होता, मुश्किल वक्त में सहारा रहता है। ये मानसिक स्वास्थ्य और लंबी उम्र दोनों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसी कम्युनिटी बॉन्डिंग कम होती जा रही है ना? हाँ, ये तो है। शहरों में तो खासकर तो खान पान हो गया, हल्की कसरत हो गई, सामाजिक जुड़ाव हो गया, और सबसे ऊपर जो इन सबको शायद जोड़ता है, वो है उद्देश्य की भावना, यानी इकिगाई। हर सुबह उठने की एक वजह होना। इकिगाई। लेकिन ये सवाल फिर वही आ जाता है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? सुनने में ये बहुत गहरी और शायद थोड़ी मुश्किल चीज लगती है। जीने का मकसद, ये कैसे पता चलेगा? आपकी हॉबी, वो काम जिसे करने में आपको मजा आता है। ठीक है, व्हाट यू लव। दूसरा, वो जिसमें आप माहिर हैं, आपकी प्रतिभा, आपका हुनर, वो चीज जो आप अच्छे से कर पाते हैं, व्हाट यू आर गुड एट। समझ गया। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब क्या कोई ऐसी जरूरत है जिसे आप पूरा कर सकते हैं, आपका मिशन, समाज के लिए आपका योगदान, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ओके, और चौथा, जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, यानी आपका पेशा, आपका व्यवसाय, वो काम जिससे आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर।
अच्छा, तो जहां ये चारों चीजें मिलती हैं, जो मुझे पसंद है, जिसमें मैं अच्छा हूं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे कमाई हो सकती है, वो मेरा इकिगाई हो सकता है। हाँ, किताब के अनुसार वो जगह इकिगाई के सबसे करीब होती है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है और ना ही ये कोई एक दिन में मिलने वाली चीज है। मतलब ये कि ये एक खोज है, एक यात्रा है। हो सकता है आपका इकिगाई समय के साथ बदले, हो सकता है वो आपके काम में ना होकर आपकी हॉबी में हो, या आपके परिवार में हो, या समाज सेवा में हो। जरूरी नहीं कि उससे पैसा मिले ही। ओकिनावा के कई बुजुर्गों के लिए उनका इकिगाई उनके पोते पोतियों की देखभाल करना या अपनी कम्युनिटी गार्डन में काम करना था। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है कि इकिगाई सिर्फ प्रोफेशन से जुड़ा नहीं है। ये बात मुझे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी की भी याद दिला रही है। उन्होंने भी तो यही कहा था कि जीवन का अर्थ खोजना ही इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा है, खासकर मुश्किल हालातों में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किताब में भी लोगोथेरेपी का जिक्र आता है। फ्रैंकल ने खुद कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए ये अनुभव किया कि जिन लोगों के पास जीने का कोई मकसद था, कोई अर्थ था, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। तो एक स्पष्ट उद्देश्य, एक इकिगाई होने से शायद हमें मुश्किलों से लड़ने की अंदरूनी ताकत मिलती है। बिल्कुल, ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाता है, रेजिलिएंट बनाता है। किताब में एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, एंटी फ्रजाइल। एंटी फ्रजाइल, इसका क्या मतलब है? रेजिलिएंट का मतलब होता है कि आप दबाव या चोट झेल जाते हैं और वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। एंटी फ्रजाइल का मतलब है कि आप मुश्किलों, चुनौतियों या झटकों से न सिर्फ उभरते हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। अरे वाह, मतलब चुनौतियों से टूटने की बजाय बेहतर बनना। हाँ, और एक इकिगाई होना, एक मकसद होना आपको वो ताकत देता है कि आप मुश्किलों को पार करके और बेहतर बने। आप सिर्फ टिके नहीं रहते, आप ग्रो करते हैं। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। अच्छा, किताब में फ्लो का भी जिक्र है शायद। वो मिल्हाई चिक्सेंटमिहाई वाला कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, फ्लो यानी किसी गतिविधि में पूरी तरह डूब जाने की स्थिति। जब आप कोई काम कर रहे हो और इतने खो जाएं कि समय का, आसपास की दुनिया का, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास का भी पता न चले। हाँ, ऐसा होता है कभी-कभी, किसी बहुत दिलचस्प किताब को पढ़ते हुए या कोई पेंटिंग बनाते हुए। सही। और किताब कहती है कि ऐसी गतिविधियां अक्सर हमारे इकिगाई से जुड़ी होती हैं। जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है और जिसमें हम माहिर हैं, तो फ्लो की स्थिति में पहुंचना आसान होता है। तो फ्लो को अनुभव करना भी एक तरह से इकिगाई की तरफ इशारा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। फ्लो के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे उस काम का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं, आपकी काबिलियत और काम की चुनौती के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए, न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल, और सबसे जरूरी वो काम अपने आप में आनंददायक होना चाहिए। और जापान में जैसे आपने कहा ताइची या रेडियो ताइसो जैसी हल्की कसरत भी शायद इस फ्लो को पाने और सेहतमंद रहने में मदद करती हैं। हाँ, ऐसा माना जा सकता है। वो धीमी, ध्यानपूर्वक की जाने वाली गतिविधियां हैं जो मन और शरीर दोनों को शांत रखती हैं। और जैसा हमने पहले बात की, ये तेज इंटेंसिटी वाले वर्कआउट की जगह रोज थोड़ी देर की हल्की निरंतर एक्टिविटी पर जोर देते हैं, जो शायद लंबी उम्र के लिए ज्यादा टिकाऊ तरीका है। किताब में एक और जापानी सोच वाबी साबी का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है और ये इकिगाई से कैसे जुड़ता है? वाबी साबी, हाँ, ये भी एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसका मोटा मोटा मतलब है चीजों की अपूर्णता, अस्थिरता और सादगी में सुंदरता खोजना और उसे स्वीकार करना। जैसे हाथ से बने मिट्टी के बर्तन का टेढ़ा मेढ़ा होना या पुरानी लकड़ी का घिस जाना, उसमें एक खास किस्म की सुंदरता देखना। अपूर्णता में सुंदरता, तो ये परफेक्शनिज्म के बिल्कुल उलट है। हाँ, एक तरह से वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन परफेक्ट नहीं है। चीजें बदलती रहती हैं, पुरानी होती हैं, टूटती हैं, और ये सब स्वाभाविक है। इसे स्वीकार करने से मन शांत रहता है। और इसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है? देखिए, जब आप जीवन की इस अपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप असफलताओं, गलतियों या उम्मीदों के पूरा ना होने से ज्यादा आसानी से निपट पाते हैं। आप परफेक्ट होने के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। इकिगाई आपको एक दिशा देता है, एक मकसद देता है, और वाबी साबी आपको उस रास्ते पर चलते हुए आने वाली ऊंच नीच, खामियों और बदलावों को स्वीकार करना सिखाता है।
अच्छा, तो मतलब इकिगाई आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और वाबी साबी उस सफर को शांति से तय करने में मदद करता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये दोनों मिलकर आपको लचीला, रिजिलियंट और शायद एंटी फ्रेजाइल भी बनाते हैं। आप जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ लंबा जीना नहीं सिखाती, बल्कि एक मायने भरा, संतुष्ट और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इसके बहुत सारे पहलू सामने रखती है। बिल्कुल। फोकस सिर्फ सालों की गिनती बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उन सालों में जीवन भरने पर है। किताब के आखिर में शायद इकिगाई के 10 नियम भी दिए गए हैं, एक क्विक रिकैप की तरह। हाँ, दिए। 10 छोटे-छोटे सूत्र हैं जो इन सारी बातों का सार है। पहला, हमेशा सक्रिय रहें, रिटायर न हो, मतलब काम छोड़कर खाली न बैठे, कुछ न कुछ करते रहें जो आपको पसंद हो। एक्टिव रहना। दूसरा, दूसरा। धीरे चलें, टेक इट स्लो, मतलब जीवन में हड़बड़ी ना करें, हर पल का आनंद लें। तीसरा, पेट न भरें, डोंट फिल योर स्टमक, वही 80% वाला नियम। हरा हाचीबू। ओके। चौथा। अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, यानी मोई वाला कॉन्सेप्ट, सामाजिक जुड़ाव। पांचवा। अगले जन्मदिन के लिए शेप में आए, मतलब रोज हल्की कसरत करके फिट रहें। छठा। सातवां, प्रकृति से दोबारा जुड़ें, बाहर निकलें, प्रकृति के बीच समय बिताएं। आठवां, आभार व्यक्त करें, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार हों। नौवां, वर्तमान में जिए, अतीत या भविष्य की चिंता में ना रहें, आज पर ध्यान दें। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इकिगाई का पालन करें, अपने जुनून को खोजें और उसे जिएं जो आपको रोज सुबह उठने की वजह दे। वाह, ये 10 नियम तो वाकई जिंदगी जीने का एक पूरा खाका तैयार करते हैं। हाँ, ये गाइडलाइंस की तरह है। इन्हें अपने जिंदगी में धीरे धीरे शामिल किया जा सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लेना है। तो फिर क्या है? ये तो लगातार चलते रहने वाला एक रास्ता है, खुद को बेहतर बनाने का, जीवन में मायने ढूंढने का और हर दिन खुशी खोजने का। ये एक सतत प्रक्रिया है, विकास की, उद्देश्य की। बहुत खूब। ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये काफी उपयोगी होंगी। उम्मीद तो यही है, और शायद अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर, क्या है वो सवाल? सवाल ये कि अगर किसी को अभी अपना इकिगाई साफ साफ नहीं भी पता, तो भी क्या वो इन उसूलों को, जैसे प्रकृति से जुड़ना, आभार व्यक्त करना, छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, धीरे चलना, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से अपनाना शुरू कर सकता है? क्या पता शायद शुरुआत वहीं से होती हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जरूरी नहीं कि पहले इकिगाई पता चले तभी इन चीज़ों को अपनाया जाए। बिल्कुल। शायद इन चीज़ों को अपनाने से ही इकिगाई का रास्ता साफ होने लगे। बिल्कुल। छोटे कदम उठाकर भी एक मायने भरी जिंदगी की तरफ बढ़ा जा सकता है। बेहतरीन। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। इकिगाई पर यह बातचीत वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। मुझे भी बहुत मजा आया। धन्यवाद।